हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, बिहार मद्य निषेध का जो एग्ज़ाम 14 मई 2023 को लिया जाएगा, उसके लिए फ्रेंड्स एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जैसे आप सभी जानते हैं कि सीएसबीसी के द्वारा बिहार मद्य निषेध का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है और सीएसबीसी के द्वारा ही बिहार पुलिस कांस्टेबल, फायरमैन, फॉरेस्ट गार्ड इन सभी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। तो सीएसबीसी के द्वारा प्रीवियस ईयर में जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है, उसके एक और क्वेश्चन पेपर को आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और इससे पहले मैंने आपको ढेर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कवर कराया हुआ है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो एग्ज़ाम से पहले देख लीजिएगा, आपके पास एक दिन का समय और बचा हुआ है। सभी वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, यह जो एग्ज़ाम है सीएसबीसी के द्वारा 25 नवंबर 2018 को कंडक्ट करवाया गया था। पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी सन में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ। इस क्वेश्चन पेपर को आप एग्ज़ाम के तौर पर लगाइए। ऐसा समझिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं और पेपर दे रहे हैं, और इस सेशन के एंड में, लास्ट में, आप सभी लोग अपना अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। जितने भी इसमें जीके और जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को मैं आपको कवर करवा दूंगा। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए, हुन आक्रमण के परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी सन में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हुनों का पहला आक्रमण जो है भारत पर, यह गुप्त सम्राट स्कंद गुप्त के शासनकाल में हुआ था, और स्कंद गुप्त ने हुनों को बुरी तरह से पराजित भी किया था। ये ध्यान रखेंगे आप। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। क्लियर? गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक जो है ग्राम अनुदान में दिए थे, गांव अनुदान में दिए थे। गुप्त काल को प्राचीन काल का भारत के साहित्य और सांस्कृतिक दृष्टि से स्वर्ण युग यानी कि क्लासिक युग कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? एक संगठित स्थानीय स्वशासन में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे आप, चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने किया था। चोलों की राजधानी कहाँ पर थी? तो इनकी राजधानी तंजौर थी। ये भी प्रश्न बनता है। और चोल साम्राज्य के पास एक शक्तिशाली नौसेना भी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था। तो फ्रेंड्स, यह जो है अकबर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रणाली 1574 ईस्वी में लागू किया गया था। तो राइट आंसर यहाँ पर अकबर हो जाएगा। चलिए, और अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था, इसने जजिया कर को समाप्त किया था, दीन ए इलाही धर्म प्रारंभ किया था। इन सब को आप ध्यान रखेंगे। मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासन काल में थे? तो सबसे ज़्यादा मनसबदार जो थे मुगल काल में, ये औरंगजेब के शासन काल में थे। राइट आंसर औरंगजेब हो जाएगा। और औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न अगर पूछा जाए कि आलमगीर के नाम से किस मुगल बादशाह को जाना जाता है, तो ये औरंगजेब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आलमगीर और जिंदा पीर, ये दोनों नाम आप याद रखेंगे, जिंदा पीर और आलमगीर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्न में से किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्रीमद् भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो ये किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने किया था। इसी ने पहली बार श्रीमद् भगवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था। क्लियर है? चलिए, तो राइट आंसर चार्ल्स विल्किंस हो जाएगा। उसके बाद देखिए, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। ठीक है? खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से जो है एक संगठन इन्होंने चालू किया था। तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा। किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी? तो विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, ठीक है, चंद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, याद रखेंगे आप। ठीक है? चलिए, इन्हीं के समय फाहियान जो है भारत आया था। अगला प्रश्न है कि सारनाथ का लायन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर जो है, यह सम्राट अशोक से संबंधित है। सम्राट अशोक से संबंधित है। इस स्तंभ में 4 शेर एक दूसरे से पीठ सटा करके बैठे हुए हैं। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख ही
प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन द्वारा उत्तीर्ण किया गया था, जिससे समुद्रगुप्त के शासनकाल के बारे में सूचना मिलती है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अशोक हो जाएगा। 1906 ईस्वी में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? 1906 में जो है यह जो अधिवेशन हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? तो ये कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से संबंधित है? तो यह संबंधित है किस वंश से? तो राष्ट्रकूट शासन से, शासक से संबंधित है। तो राष्ट्रकूट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका निर्माण जो है किसने करवाया था? तो इसका निर्माण जो है राष्ट्रकूट शासक जो है कृष्ण प्रथम ने करवाया था। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि प्रायद्वीप भूमि का एक फैलाव होता है जो लगभग पूरी तरह से घिरा होता है। तो यह पूरी तरह से जो है लगभग जल से पूरी तरह से घिरा होता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा जल से। अगला प्रश्न है कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? अच्छा, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी था, और दक्षिणी ध्रुव पूछा गया है तो एमंडसन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। पूरे विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति मैगलन था। ये भी पूछा जाएगा प्रश्न, तो आपको याद रखना है। चलिए, अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया था, और भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डिगामा ने 1498 में किया था। ऑस्ट्रेलिया की खोज जेम्स कुक ने किया था। तो ये 3 पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया जेम्स कुक, अमेरिका कोलंबस, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डिगामा ने किया था। निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियाँ बहती है? तो टिग्रिस जो है ये इराक की नदी है। तो इससे आप पकड़ सकते हैं कि यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी कहाँ की है? तो ये इराक की है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है? विक्टोरिया झील से होता है। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा है। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी नील नदी है। दक्षिणी अमेरिका की अमेजन है। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्सी नदी है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि स्वेज नहर के खुलते ही खालिस्तान है और फिर खालिस्तान के बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया। तो ये खुलते ही लंदन और चेन्नई के बीच का समुद्री यात्रा छोटा हो, एशिया और यूरोप के बीच का जो मार्ग है वो छोटा हो गया। तो राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए, फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ पर है? फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर जो है ये देहरादून पर है, देहरादून में है। देहरादून इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, अच्छा, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो शिमला में है। इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। सेंट्रल जूट तकनीक अनुसंधान संस्थान कोलकाता में है। भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान भी देहरादून में ही है, ध्यान रखेंगे आप। भारतीय सर्वेक्षण संस्थान देहरादून में है। फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर देहरादून में है। चलिए, सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर कहाँ पाए जाते हैं? तो ये जानवर जो हैं ये पाए जाते हैं पर्णपाती वन में। कहाँ पर? पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है? देखिए, गेहूं जो है ये रबी फसल है। बिल्कुल, गेहूं जो है यह रबी फसल है, ठीक है। इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। गेहूं जो है यह रबी फसल है, ठीक है। उसके बाद देखिए, चना खरीफ फसल है। बताइए, चना जो है यह खरीफ फसल है? नहीं, चना जो है रबी फसल है, तो ये गलत हो जाएगा। चावल खरीफ फसल है। जौ जो है रबी फसल है, बिल्कुल यह रबी फसल है। सुमेलित नहीं, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि विद्या इको फ्रेंडली है? इको फ्रेंडली ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, और जो झूम खेती होती है जिसको कि हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं, स्थानांतरित कृषि, वो हानिकारक होती है पर्यावरण के लिए, क्योंकि इस प्रकार की खेती में जंगल को जला करके साफ किया जाता है और फिर वहाँ खेती की जाती है। फिर कुछ दिन के बाद दूसरे जगह ये लोग शिफ्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए जो है झूम खेती यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन यह हानिकारक होती है। उसके बाद देखिएगा कि प्राकृतिक कारणों से चट्टानों का टूटना, तो यह विखरना विकल्प से यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर इसका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं है। प्राकृतिक अभिकर्ता जैसे कि जल, वायु, पवन आदि के द्वारा मिट्टी के ऊपरी आवरण के क्रमिक कटाव तथा स्थानांतरण को मृदा अपरदन कहा जाता है। और यहाँ पर जो है प्राकृतिक कारणों से चट्टानों का टूटना,
ये क्या है? विखरना है, जो कि विकल्प में नहीं है। निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है? तो इसमें से कार्बोहाइड्रेट किस में नहीं है? तो पालक में कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ठीक है, पालक आयरन का प्रमुख स्रोत होता है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का जो है वो आपको पता है कि कुचिपुड़ी है। कुचिपुड़ी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, भारतनाट्यम तमिलनाडु, कथककली केरल, कथक अगर पूछेगा तो उत्तर भारत। ठीक है, ओडिसी उड़ीसा। उसके बाद अगर हम बात करें, सतरिया अगर पूछा जाए कहाँ का है, तो सतरिया असम का है। यहाँ मैं लिखता हूँ, सतरिया अगर पूछेगा तो ये असम का डांस है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि अनोखी वनस्पति और जीव जंतुओं का घर के रूप में प्रसिद्ध विश्व की सबसे बड़ी नदी योजना अमेजन निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? तो अमेजन जो है ये कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स, यह जो है ब्राज़ील में है। अमेजन ब्राज़ील में है, और अमेजन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी नील नदी है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ब्राज़ील। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? नाटो चर्चा में रहा है अभी, जो यूक्रेन और रसिया का वार था उसको लेकर के। नाटो, इसका हेडक्वार्टर जो है ये पूछा गया है, तो ये ब्रुसेल्स में है। स्थापना 1949 में हुई थी। ठीक है, चलिए, तो ये ब्रुसेल्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिएगा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल एक मानव अधिकार समूह है। मानव अधिकार समूह हो जाएगा राइट आंसर इसका, एमनेस्टी इंटरनेशनल। ठीक है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि WHO के अनुसार आज अधिकांश संख्या में लोगों की मृत्यु किस रोग से होती है? तो यह टीबी है। तपेदिक ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और भारत सरकार 2025 तक टीबी रोग उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया है। WHO की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड के। ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला प्रश्न है कि ऑर्किड भारत का कौन कौन से भाग में उगाई जाती है? ऑर्किड जो है ठंडे और घाटी क्षेत्र वाले भाग में उगाई जाती है। तो ठंडे और घाटी क्षेत्र राइट आंसर हो जाएगा। सत्यजीत राय फिल्म से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से पिकासो संबंधित है। बताइए। तो पिकासो जो है ये एक पेंटर हैं, चित्रकारी से संबंधित हैं, तो ये चित्रकारी हो जाएगा। धारावाहक तार कैसा होता है? धारावाहक तार जो होता है ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, धारावाहक तार न्यूट्रल होता है, तो यह न्यूट्रल हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो जल दिवस 22 मार्च के दिन मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि योग दर्शन किससे संबंधित है? योग दर्शन जो है इसके प्रतिपादक पतंजलि हैं। पतंजलि राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पतंजलि दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, और न्याय दर्शन का गौतम होगा। ठीक है, न्याय दर्शन अगर पूछेगा तो गौतम हो जाएगा। निम्न में से किस स्थान पर बायोगैस प्लांट कार्यरत है? तो बायोगैस प्लांट जो है यहाँ पर कोयम्बटूर में है, उदयपुर में है, पूसा में है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कृषि पर अधिक जनसंख्या की निर्भरता किस प्रकार की अर्थव्यवस्था के लक्षण है? तो यह अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था का। मिश्रित अर्थव्यवस्था का, मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा। उसके बाद देखिए, गिफिन वस्तुओं की श्रेणी में आते हैं। गिफिन वस्तुओं की श्रेणी में आते हैं, तो घटिया वस्तुओं की श्रेणी में आते हैं। घटिया राइट आंसर हो जाएगा, घटिया माल। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से क्या द्वितीयक संचय यूनिट नहीं है? द्वितीय संचय यूनिट नहीं है इसमें से, तो यह रैम हो जाएगा, रैम। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सरदार वल्लभ भाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल मैनेजमेंट की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो इसकी स्थापना की गई है कोयम्बटूर में। कोयम्बटूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो कासरगोड में है, कासरगोड। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड में है। इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो यह राष्ट्रपति को सौंपते हैं। किसको? राष्ट्रपति को सौंपते हैं। उसके बाद देखिए, महिलाओं के लिए राज्य में पारित आरक्षण विधेयक जिसमें 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, इसका संबंध किससे है? इम्पॉर्टेंट है, इसका संबंध जो है किससे है फ्रेंड्स, बताइए।
तो संसद हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, पहली बार महिला आरक्षण बिल 1996 में जो है पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इनका नाम है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी हाल ही में भारतीय मूल के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं ऋषि सुनक। ऋषि सुनक, इनका नाम आप जरूर याद रखेंगे, ब्रिटेन के ये प्रधानमंत्री हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री का भी नाम आपको ध्यान रखना है, कौन है बताइए राइट आंसर। ये प्रचंड बने हैं, ठीक है, और उनका नाम याद रखेंगे आप। अभी हाल ही में नेपाल के राष्ट्रपति भी बने हैं, पुष्पदहल कमल प्रचंड, ये जो है प्रधानमंत्री हैं नेपाल के, और कोई पौडेल करके अभी नेपाल के राष्ट्रपति बने हैं। इनको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है, पौडेल, मैंने इनका टाइटल याद है मुझे, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, अगर आपको याद है तो कमेंट करके बता दीजिए। निर्णायक मत है, निर्णायक मत पूछा गया है। तो क्या होता है जब वोट टाई हो जाता है ना, उस समय निर्णायक मत होता है। और लोकसभा में आप देखते हैं जब निर्णायक मत होता है तो लोकसभा के स्पीकर जो को वोट करना होता है। तो ये आपका हो जाएगा जब दोनों पक्ष सहबद्ध टाइड हो तो निर्णायक मत होता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है? तो ये राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है। राज्यपाल जो होता है राज्य का कार्यकारी प्रमुख, संवैधानिक मुखिया होता है, यह अनुच्छेद 154 में कहा गया है, राज्यपाल होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, कल ही मैंने आपको ये कराया हुआ था, ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊनी कपड़े सूती कपड़ों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे, बताइए, क्योंकि वे ताप के अच्छे रोधक होते हैं। ताप के अच्छे रोधक होते हैं, देखिए अच्छे अवशोषक, अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। काली त्वचा वाला मनुष्य गोरी त्वचा वाले मनुष्य की तुलना में अधिक गर्मी और अधिक सर्दी का अनुभव करता है। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ताप के अच्छे रोधक होते हैं। उसके बाद देखिएगा कि दो समानांतर दर्पणों के बीच कितने प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं? समानांतर है दोनों, तो ये आपका अनंत हो जाएगा। आप एक बार देख कर करके देखिएगा कभी ये एक्सपेरिमेंट, अनंत होगा, अनंत प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, समानांतर दर्पण के बीच क्या होगा, एंगल जो होता है वो 0 डिग्री का हो जाता है, और प्रतिबिंब की संख्या आपको पता है क्या होता है, बताइए, 360 हो जाएगा, और जो एंगल है वो थीटा, तो यहाँ 360 और 0 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट, हाँ चलिए, कि जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ से संपर्क से आवेशित किया जाता है तो यह गोला क्या करेगा? तो यह गोला जो होगा यह क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन गंवाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि रात्रि को आकाश में कौन सा लाल दिखता है, कौन सा ग्रह जो है यह लाल दिखता है? तो यह ग्रह जो है इसका नाम है मंगल ग्रह, मंगल राइट आंसर हो जाएगा, लाल ग्रह है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य की किरण में 7 रंग होते हैं। 7 रंगों में सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य लाल का होता है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी का होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, 7 हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग है, दो वेक्टर हैं उनका मान अलग अलग है, ये आपसे पूछा गया, जिनका मान अलग अलग है उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यह आपका उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सदिश राशियों का परिणाम न्यूनतम होता है जब थीटा 180 डिग्री हो, अर्थात सदिश प्रति समानांतर हो, और इनका परिणाम अधिकतम होगा जब थीटा 0 हो। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गैस की निश्चित द्रव्यमान का 273 डिग्री परम ताप पर आयतन 25 किलोमीटर है। यदि दाब स्थिर रखा जाए तो परम ताप पर उसी गैस के द्रव्यमान का आयतन क्या होगा? तो बताइए। तो देखिए राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वो 50 जो है मिली हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्राकृतिक गैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?
प्राकृतिक गैस यह CO और H2 का मिश्रण है, यह असत्य है। ठीक है, प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से मीथेन शामिल होता है, तो ये वाला गलत हो जाएगा आपका। इसमें मुख्य रूप से मीथेन होता है, इसका प्रयोग ईंधन के तौर पर किया जाता है। गैसीय हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, मीथेन है। ठीक है, चलिए हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत इसमें से आपका कच्चा तेल हो जाएगा। कौन सी धातु अन्य धातु के साथ मिलकर के पारद बनाती है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? पारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, पारा अन्य धातु के साथ मिलकर के पारद यानी कि अमेलगम बनाती है। तो उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो इसमें से सबसे अच्छा चालक जो है ये चांदी है, विद्युत का चांदी है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस प्रशीतक का उपयोग आजकल नहीं होता है? तो आजकल जो है प्रशीतक का उपयोग नहीं होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का आजकल उपयोग नहीं होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशीतक में जो है क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन का प्रयोग किया जाता है। डाइफ्लोरोमीथेन का डाइफ्लोरोमीथेन का इस्तेमाल किया जाता है आजकल। किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? तो ये हरी सब्जियां हो जाएगा। निम्नलिखित में से अंकुरन के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो अंकुरन के लिए प्रकाश की आवश्यकता जो है सामान्यतः नहीं होती है। बाकी पानी, हवा और ताप बहुत ही जरूरी होता है, ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से सर्वाधिक तीव्र गति से विसरण कौन करता है? तो विसरण जो होता है ये गैस होता है, विसरण गैस में होता है। ठीक है, गैस में विसरण जो होता है यह तेजी से होता है, तो गैस हो जाएगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है शुष्क बर्फ कहा जाता है, शुष्क बर्फ राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि आँख के मायोपिया दृष्टि में क्या होता है? तो आँख के मायोपिया दृष्टि में रेटिना के सम्मुख प्रकाश किरणें केंद्रित होती है। मायोपिया को हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, और रेटिना के सम्मुख जो है प्रकाश किरणें केंद्रित होती है। और आपको पता है फ्रेंड्स कि ये जो मायोपिया है इसको कैसे ठीक किया जाता है? निकट दृष्टि दोष जो है इसको किया जाता है अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है इसको ठीक करने में। और जो हाइपरमेट्रोपिया है जिसको कि हम लोग दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं, इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सामान्यतः निम्नलिखित में से, यहाँ आप देखिए, सामान्यतः निम्नलिखित को छोड़कर समस्त पौधों को संक्रमित करता है। तो ये संक्रमित कर देगा तनाग्र। ठीक है, तनाग्र जो है यह जो है संक्रमित करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन जो है ये कहाँ से स्रावित होता है? इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे और अपना स्कोर बताइए कि इन 60 प्रश्नों में से कितने का आंसर आपने सही सही दिया।